नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बीपीएच के बारे में बात करूंगा। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। हमारी ओपीडी में बहुत सारे मरीज आते हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं। मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं जिनको पेशाब की तकलीफ़ होती है। ऐसे पुरुषों में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण पेशाब की तकलीफ़ के लिए है बीपीएच। बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। बिनाइन मतलब होता है कि बिना कैंसर की, मतलब ऐसी ग्रोथ जो कि कैंसर नहीं है। प्रोस्टेटिक मीन्स प्रोस्टेट से उत्पन्न होने वाली। हाइपरप्लाजिया मीन्स हाइपरप्लाजिया ग्रोथ को का मेडिकल टर्म है। अगर कोई टिश्यू अगर रैपिडली इंक्रीज करता है साइज में तो उसको हम हाइपरप्लाजिया बोलते हैं। प्रोस्टेट, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बताया कि प्रोस्टेट बेसिकली एक अखरोट के आकार की एक ग्रंथि होती है जो पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे, उसके मुंह के नीचे एक होती है और वो पेशाब के रास्ते के चारों तरफ होती है। इसका मुख्य काम होता है, प्रोस्टेट में का मुख्य काम होता है कि सीमेन में पदार्थ की सिक्रीशन करना जिससे शुक्राणु की प्रॉपर न्यूट्रिशन हो सके। लेकिन 40 या 45 साल की एज के बाद प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है और ये पेशाब की जो नली होती है उस पर दबाव उत्पन्न करता है। उसकी वजह से फिर ये पेशाब की सारी समस्या पैदा होती हैं। और बट ये प्रोस्टेट का जो ग्रोथ होता है दो तरीके से हो सकता है। एक बिना कैंसर वाला ग्रोथ होता है, एक कैंसर वाला ग्रोथ होता है। जो कैंसर वाला ग्रोथ होता है उसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं और जो बिना कैंसर वाली ग्रोथ होती है उसको हम बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया। जब भी आप सोनोग्राफी कराने जाएंगे पेशाब की तकलीफ के लिए तो उसमें टर्म लिखा रहता है नीचे, प्रोस्टेट इनलार्ज 45 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, या बीपीएच 40 ग्राम, 50 ग्राम। तो ये बेसिकली प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट है। अब आगे जानते हैं कि इससे क्या क्या तकलीफ हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह बीपीएच की जो प्रॉब्लम होती है 40 से 45 साल की एज के बाद होती है और यूजली 50 से 60 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट में पेशाब की तकलीफ होती है और बीपीएच के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे एज एडवांस होता है, 70 साल या 80 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट में बीपीएच मिल जाता है आपको सोनोग्राफी में और पेशाब की तकलीफ भी होती है। आगे बात ये आती है कि पेशाब की क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो इसमें पेशाब में जो सबसे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, एक तो पेशाब बार बार हो सकता है कि बार बार जाना पड़े क्योंकि आपका ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पा रहा है, तो पेशाब बार बार जाना पड़ता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बोलते हैं। दूसरा, रात में पेशाब उठना। ये आपने नोटिस किया कि पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब रात में 1 या 2 बार 3 बार पेशाब उठना पड़ रहा है। दूसरा, फ्लो आपका वीक हो जाता है, धार पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है। पेशाब की धार को स्टार्ट करने में टाइम लगता है, हेजिटेंसी बोलते हैं इसको। या एक धार में नहीं आती पेशाब, थोड़ा रुक रुक के टाइम लगता है या ये सारे इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है या तकलीफ बढ़ती है ये सारे सिम्टम्स और ज़्यादा सिवियर होने लगते हैं। जैसे कि पेशाब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना, पेशाब करने के बाद भी लगना कि पेशाब काफ़ी ज़्यादा बच गई है, पेशाब बाथरूम में काफ़ी देर तक खड़े रहना, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो पेशाब बंद भी हो सकती है, स्पेशली ठंड के समय में, सर्दियों के मौसम में, या कफ कोल्ड मेडिकेशन लेने के बाद कई बार पेशाब बंद भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पेट फूला हुआ होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है और पेशाब के रास्ते फिर नली डाल के जो उस पेशाब की जो रुकावट है उसको ठीक किया जाता है। इस कंडीशन को हम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं, मतलब पेशाब अचानक से रुक गया। कई बार यही तकलीफ क्या होता है कि पेशेंट पोस्टपोन करता रहता है कि बहुत धार कमज़ोर है और नहीं जाता डॉक्टर के पास, कैसे तैसे काम चलाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, थैली जो है फूलने लगती, पेशाब की थैली फूलती जाती, स्टोर करती रहती यूरिन, और उसके ऊपर जो प्रेशर जो डेवलप होता है वो किडनी में डालने लगता है प्रेशर, जिसको हम बैक प्रेशर चेंजेस कहते हैं। और बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी में भी सूजन आने लगती है। इस किडनी के सूजन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ये सब लेट स्टेजेस हैं बीपीएस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो कभी भी आपको अगर पेशाब की तकलीफ होती है तो यह ध्यान रखें कि डॉक्टर के पास जाएं और उचित जांचें कराएं, और अगर इनिशियल स्टेजेस हैं तो इसको मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा या दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब आगे बात आती है कि इसके लिए कौन कौन सी जांचें आती हैं। तो इसमें सबसे सिंपल सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी में हमें प्रोस्टेट का साइज और पेशाब कितना बच रहा है, किडनी में कोई सूजन तो नहीं है, पेशाब करने के पहले और पेशाब करने के बाद यूरिन की मात्रा, जिसको हम प्री वर्ड यूरिन वॉल्यूम और पोस्ट वर्ड रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, पीवीआर, पोस्ट वर्ड रेजिडुअल यूरिन, ये टर्म यूज करते हैं, इससे पता चलता है और इसके बेसिस पे पर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। इसके साथ साथ एक ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जिसको हम पीएसए ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। इससे ये पता चलता है कि कहीं प्रोस्टेट कैंसर की तो शिकायत नहीं है।
अगर PSA का वैल्यू अगर 4 से कम है तो यूजली यह BPH की वजह से होता है। अगर PSA वैल्यू ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है या 9 8 10 से ज़्यादा है तो प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। फिर उसके लिए अलग से MRI प्रोस्टेट या बायोप्सी की जाती है। PSA वैल्यू कम है और प्रोस्टेट भी अगर छोटा है तो उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट यह है कि दो प्रकार के हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर आप इनिशियल स्टेज में जाते हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी हद तक ट्रीट किया जाता है और कई बार इसको छोटा भी किया जा सकता है प्रोस्टेट को। सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात तब आती है जब कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हो या मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना कर रहा हो या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ना हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में दो प्रकार के टैबलेट्स आते हैं। एक अल्फ़ा ब्लॉकर होता है जो पेशाब का फ्लो बढ़ाते हैं और एक होता है 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इन्हिबिटर, मतलब ऐसे दवाइयाँ जो टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम करके प्रोस्टेट का साइज़ कम करते हैं। तो दो प्रकार की दवाइयाँ बताई मैंने, अल्फ़ा ब्लॉकर और टेस्टोस्टेरोन एंजाइम इन्हिबिटर। तो जब दोनों दवाइयाँ दी जाती है तो एक फ्लो बढ़ाता है और एक प्रोस्टेट का साइज़ धीरे धीरे कम करता है। अगर आपका प्रोस्टेट का साइज़ 30 ग्राम से कम है तो सिर्फ अल्फ़ा ब्लॉकर दी जाती है, लेकिन अगर 30 ग्राम से ज़्यादा है तो दोनों दवाइयाँ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के द्वारा दी जाती हैं और ये दवाइयाँ फिर कई महीनों तक या 2-3 साल 4 साल तक चल सकती है जब तक दवाइयों का इफ़ेक्ट है। अगर प्रोस्टेट साइज़ कम हो जाता है तो प्रोस्टेट साइज़ कम करने वाली दवाइयों को बंद भी किया जा सकता है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएँ, प्रोस्टेट के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? पेशाब रुक जाना, बंद हो जाना या पेशाब की थैली में पथरी बन जाना या पेशाब में बार बार खून आना, किडनी में सूजन हो जाना, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, तो ये सारे प्रोस्टेट के कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अगर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको डेवलप हो रहे हैं तो फिर दवाइयों से काम नहीं चलता, आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। और इसमें हम लोग दूरबीन के द्वारा लेज़र सर्जरी कहते हैं, इसमें कोई भी चीरा नहीं लगता। पहले ज़माने में चीरे लगते थे बट आजकल एंडोस्कोपिक प्रोस्टेट सर्जरी होती है। इसमें पेशाब के रास्ते ही दूरबीन से जाते हैं और अंदर ही अंदर जाके प्रोस्टेट को अंदर से पूरा कोर आउट कर देते हैं, खाली कर सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे सपोज एक एप्पल है, एप्पल के बीज से कोई पेशाब का रास्ता जा रहा है तो आप यहाँ से दूरबीन से जा रहे हो और अंदर ही अंदर उसको आपने कोर आउट कर दिया तो बाहर उसका कैप्सूल रह जाता है या छिलका रह जाता है, रास्ता खाली हो जाता है तो उससे पेशाब अच्छे आने लगती है। तो यह दूरबीन द्वारा या लेज़र द्वारा होता है। इस सर्जरी को हम TURP सर्जरी या होलेप सर्जरी बोलते हैं। TURP में ये इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा किया जाता है, होलेप पे होल्मियम लेज़र के द्वारा किया जाता है। कुछ अलग तरीके के भी लेज़र प्रचलित हैं, लेकिन हम लोग सबसे कॉमन होलेप सर्जरी करते हैं जिसको हम होल्मियम लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। इसमें पेशेंट 1 या 2 दिन के लिए एडमिट होता है। ब्लीडिंग के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, आज तक ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद कभी कभी पेशाब में जलन होना, दर्द होना, पेशाब छूट जाना, ये सारी दिक्कतें होती है बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, मोर देन 95% पेशेंट में काफ़ी अच्छा आराम होता है। प्रोस्टेट सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बनाना इस वीडियो का एम नहीं है क्योंकि 2-3% पेशेंट में हो सकता है बट जितना ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है उतना ज़्यादा ही आराम फील होता है। आशा करता हूँ इससे आपको BPH के बारे में एक संक्षेप में एक सारी जानकारी मिली होगी। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।